अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपको अपडेट करना है। बुनियादी तौर पर कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें कल से हो रही हैं जो लोग रात भर नहीं सोए हैं और लम्हा ब लम्हा अपडेट लेना चाह रहे हैं, और सुबह भी मैसेजेस आना शुरू हो गए कि रात भर क्या कुछ होता रहा, उसकी तफसीलात आपके सामने रखें। कुछ रात में, कुछ सुबह हमने मालूमात हासिल की हैं, जो कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं। ऑफिशियल जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बाकी सुनी सुनाई तो बातें बहुत सारी हैं। जो कुछ आप सुन चुके हैं उस हिसाब से तो दुआ को अपने माँ बाप के पास पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जो ज़हीर है और उसकी कंपनी है, उन तमाम को जो है इस वक्त लांडी जेल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन अब तक वो पहुँचे नहीं हैं। लांडी जेल में भी और दुआ भी अपने वालिदैन के पास नहीं पहुँची। हम सब की दुआ है कि बहुत जल्द इस मामले का हल हो, इस मसले का हल हो। मैंने गुज़श्ता रात भी लाइव आके आपको बताया था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस मामले में मुदाखलत, और उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत को, महकमा दाखिला पंजाब को और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को इस बात के अहकामात देना कि फ़ौरी तौर पर दुआ ज़हरा की जो वापसी है या उसकी बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। उसमें जो इक़दामात थे, जो अहकामात थे, वो आना शुरू हो गए और अमल दरामद भी शुरू हो गया। और जो हमें बताया गया है, अब तक तकरीबन कोई 7 से 8 मकामात पर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो छापे मारे गए हैं, जिसमें भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, उसके अलावा जो बताया गया है कि इस तरह ओकाड़ा और कुछ और जगहों पर छापे मारे गए हैं। और तकरीबन जो मेरी इतलात हैं, कन्फर्म इतला हैं कि 8 से 10 अफराद को जो कि सहूलतकारी में मुलविस हैं या सहूलतकारी में शामिल थे, उनको जो है हिरासत में भी ले लिया गया है। वो उनको कराची लाने का तरीक़ाकार कानूनी तरीक़ाकार होगा कि एक राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ कराची मुंतकिल किया जाएगा। अब हमने जो मामला थे पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से, कि आपको 33 मुल्ज़मान के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊँ, उसके बाद फिर आगे की तफसीलात कि जो भावलपुर बेंच है, लाहौर हाई कोर्ट का सर्किट बेंच है, उसने ज़हीर को हिफाजती ज़मानत क्यों नहीं दी, उसकी कोई तफसीलात हैं। वो ज़मानत के लिए उसने रजू किया था, लेकिन उसको मुँह की खानी पड़ी और ज़मानत नहीं मिली। वजह क्या है वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन छोटी सी बात कि 33 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया है। उनका किसी न किसी तरीके से दुआ ज़हरा की ना सिर्फ अगवा बल्कि शेल्टर देना, या उनको जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचाना, या किसी न किसी तरीके से सहूलतकारी जो है उन्होंने और उसका रोल प्ले किया, तो उस हवाले से उनको नामज़द किया गया है। उनका जो रोल होगा, यानी कि किरदार होगा कि उन्होंने क्या क्या जुर्म किया था, यानी कि उनके जुर्म की नौइयत क्या है, वो जब चालान आएगा तो तब उसमें जो है वो वाज़ेह हो जाएगा कि किसने क्या किरदार अदा किया था। यानी कि नूर बीबी का क्या किरदार था, उसमें जो दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनका क्या किरदार था, यानी कि वो अगवा करने वालों में शामिल थे, पनाह देने वालों में शामिल थे, जो शवाहिद है उनको मिटाने वालों में शामिल थे, या इनको किसी न किसी तरीके से सहूलतकारी दी, उसमें इनका रोल जो है वाज़ेह हो जाएगा। उसी हिसाब से उनकी जो जुर्म की नौइयत है उसी हिसाब से वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि कानूनी माहिरीन मुसलसल बता रहे हैं और सब भी जिस तरह तज़किरा कर रहे हैं कि ये जो गैंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैंग है। अगर किसी ने भी अगर ये कदम उठाया था तो शायद एक बंदा होता या दो बंदे को साथ देते। इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग साथ दे रहे हैं तो यकीनन पूरे ख़ानदान को पता था कि क्या करने जा रहे हैं और इसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है, और उसके बाद फिर इनके अगर खिलाफ घेरा तंग होगा तो क्या होगा। लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से भरपूर तैयारी की। मतलब इनको जब कराची पहुँचे, जो लोकेशन सामने आई, गैर रिवायती रास्ते इख्तियार किए गए, इसलिए कि इनको ये भी पता था कि ये एक्टिविटी होगी और कार्रवाई होगी और भरपूर तरीके से कार्रवाई होगी। तो उन्होंने तकरीबन जितने भी टोल प्लाजे थे वो क्रॉस नहीं किए, बल्कि गैर रिवायती रास्तों से होते हुए पंजाब में दाखिल हुए। उसके बाद फिर पंजाब में भी यही सूरत हाल जो थी वो इख्तियार की। कहने का मकसद ये है कि ये मुल्ज़मान जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तरीक़ेकार के साथ, और कहीं उनको कोई गिरफ़्तार ना कर ले, या हर तरह से उन्होंने जो है वो ख़ुद को छुपाने की और अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश की। तो लेकिन ये है कि आप सब देखते हैं कि जानते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि जहाँ रियासत जो है वो हाथ खड़े कर दे कि जुर्म नहीं बनता, तो उसके बाद फिर जब टेक्नोलॉजी अपना काम दिखाना शुरू कर देती है तो फिर एकदम चीज़ों का रुख तब्दील हो जाता है और वो आपके सामने है। यानी कि IG सिंध कह चुके थे कि ये केस नहीं बनता, शाहानी साहब कह चुके थे ये केस नहीं बनता, मुख्तलिफ मकामात पर ये डिस्कस हो चुका था ये केस पर नहीं बनता, लेकिन टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया कि वाकई जो जुर्म करता है वो अपना जो है वो क्या कहते हैं उसको, उसका जो है वो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ में भी आ सकता है। बहरहाल आगे चलते हैं।
ज़हीर ने उसकी 14 जो जुलाई थी, 14 जुलाई को रात 12 बजे ज़मानत मुस्तरद हो गई थी, खारिज हो गई थी। पंजाब से कराची आने के बजाय मुलज़िम ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो सर्किट बेंच है बहावलपुर, वहाँ से रजू किया ताकि इसको मज़ीद कुछ दिन की ज़मानत मिल जाए। आपको याद होगा मुलज़िम ने जो लाहौर हाई कोर्ट के जो प्रिंसिपल सीट थी वहाँ पर उसने जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो ट्रायल कोर्ट में, यानी कि कराची की ट्रायल कोर्ट में वो पेश होना चाहता है, लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब जो है आगे रुकावट लगा के खड़े हुए हैं। मेहदी अली काज़मी साहब जो है उसको पेश नहीं होना देते और होने नहीं दे रहे, तो लिहाजा उनको ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने की इजाज़त दी जाए, उनको मोहलत दी जाए। तो अदालत ने 7 रोज़ के लिए उसकी ज़मानत मंजूर की थी। 7 रोज़ के बाद कानूनी तौर पर हर लिहाज से कराची की जो ट्रायल कोर्ट है यहाँ पेश होकर उसको ज़मानत लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का जो सर्किट बेंच है बहावलपुर वहाँ चला गया। और वहाँ पर भी आमिर साहब और कुछ सुना है कि जो कराची में वकील आए थे वो उनके वहाँ पेश हुए, साथ गए। तो चूँकि ये मामला इस हद तक हाईलाइट हो चुका है और लाहौर में भी जब हम बार बार रब्ते करने की कोशिश कर रहे थे कि जो प्रोटेक्टिव बेल है यानी कि हिफाजती ज़मानत है वो एक ही बार मिलती है, अदालत आपको एक ही बार टाइम देती है कि एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकें, जा सकें, आप गिरफ्तारी से आर्जी तौर पर बच सकें और सरेंडर करें और तहकीकात ज्वाइन करें। लेकिन मुलज़िम ने जो है वो उसको जिस तरह वो गैंग के सामने बैठता था और बड़े एक उनको जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको समझाया जाता था या उसको बताया जाता था कि केस बनता नहीं है, केस क्लियर कट है, छट एंड वो क्या कहते थे उसको ओपन एंड शट केस है और उसके बाद फिर ये कुछ नहीं हो सकता। तो वो आपके सामने वो इस चक्कर में वो मारा गया कि अगर वो कहीं उसको कानूनी तौर पर रिलीफ मिलता भी तो वो ओपन एंड शट केस के चक्कर में वो मारा गया। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बाजी सुबह सुबह जो है वो आए रोदी। बाजी के पास अब रोने के अलावा कोई अल्फाज नहीं थे। बाजी ने मुर्गे और मुर्गियों को जाके अपनी आवाज़ सुनाई और अपना दुखड़ा सुनाया। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह जो है इस केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। यकीनन देखिए मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा रिलीफ या कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट ज़हीर या उनकी कंपनी के पास या जितना भी उनका गैंग है उनके पास अगर है तो अदालत में आएंगे, अदालत यकीनन उनको इंसाफ देगी। ऐसा नहीं है कि मेहदी अली काज़मी साहब या कोई भी उनके वकील जो है वो अपना केस रखेंगे और एकदम अदालत उनके हक़ में फ़ैसला दे देगी। अदालत दोनों को सुनेगी, इनको सुनने का मौका भी देगी, उनकी दलाइल और उनको सारी, यानी कि यकतरफ़ा कार्रवाई ना पहले हुई है और ना अब होगी। ये आप लिख लें कि इस चीज़ को अगर हवा देने की कोशिश भी कोई करे तो ये भी गलत होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। दोनों को सुनने का मौका भी देगा। मैं वसूख से कहता हूँ कि अगर उनके पास कोई रेलिवेंट पॉइंट है, अगर उनके पास कोई दिफा के लिए कोई वाकई में उनके पास कोई ऐसा मवाद है, कानूनी मवाद है, तो वो अदालत में पेश करेंगे तो अदालत यकीनन उनको इंसाफ देगी। एक तरफ़ा केस का फ़ैसला कभी ना हुआ है ना होगा। पहले जो हम चीखते रहें, चिल्लाते रहें, आपको बताते रहें, मेहदी अली काज़मी साहब के साथ हर मकाम पर, हर सतह पर नाइंसाफ़ी हुई। मैंने 2-3 दिन से आपको कह रहा हूँ कि शायद ये मेहदी अली काज़मी साहब से या उनके जितने भी करीबी रिश्तेदार दोस्त हैं उनके साथ हमारा पहले ना कभी वास्ता था और ना ही इंशाल्लाह जब केस ख़त्म होगा उसके बाद कभी वास्ता होगा। लेकिन उनके हमें नज़र आया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमें नज़र आया, हम देख रहे थे कि अदालतों में जहाँ वो अपनी हक़ में या हक़ बयान करने के लिए वो सामने खड़े होते थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था उनकी बात। तो ये सब जदोजहद थी पूरी कौम की, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों की ये जदोजहद थी कि आप सब ने, लोगों ने जो इदारे थे, जो फोरम से वहाँ पर सुनने के लिए मजबूर किया। जब भी तो इदारों ने इसमें कारकर्दगी दिखाई और उसके बाद फिर आपके सामने मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एक हमारे एक दोस्त हैं सभी जानते हैं आप, तो बाबर सलीम साहब, मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की टेक्निकल पॉइंट में बाबर सलीम की तहकीकाती सहाफ़त में आज भी कराची में कोई सानी नहीं है। मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, लोगों ने उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, उनके ऊपर जो है वो ये कहा गया कि पता नहीं कौन से चैनल में काम करता है, पता नहीं कराची प्रेस क्लब का या किसी प्रेस क्लब का मेंबर है भी या नहीं है, और वो झूठा ऐसा। यकीन माने मैंने जिस दिन ये चीज़ सामने आई थी कि पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी हफ्ते वाले दिन, उसी दिन मैं बाबर भाई के दफ्तर गया था, क्योंकि बाबर भाई मेरी वजह से आए, ये सब वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मेरी वजह से इस मामले में आए, वरना उनको वो दूर दूर तक भी इस केस से उनका वास्ता नहीं था, हालांकि इतना पुराना केस चल रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बाबर भाई अब आपकी ज़रूरत है, आप आएँ और इसमें आप जो साथ दें। तो जब उनको बार बार इस तरह घटिया तरीन लोगों ने बैठ के यूट्यूब पे झूठा करार दिया और इस तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किए, मेहदी अली काज़मी साहब के तो ऊपर कहे जा रहे थे, यकीन माने
जब मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया, पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस ने जब एतराफ़ कर लिया था कि हाँ ज़हीर यहाँ मौजूद था, गैंग है और हर चीज़, जब 33 मुलजमान को नामजद किया तो बाबर सलीम खुद के ऊपर, यानी कि उनको किसी ने कहा झूठा, उस पर वो जज्बाती हो गए, रो दिए। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने एक हिस्सा कुछ, यानी कि वीडियो लंबी थी, जब मैंने आपने हफ्ते वाले दिन उनका इंटरव्यू देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो अगला हिस्सा जो था वो मैंने वो पब्लिक नहीं किया। वो इस हद तक जज्बाती हो गए थे कि उनको किसी ने झूठा कह दिया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी फोरम पर, यानी कि किसी भी रियासी फोरम पर उनकी खबर आज तक झूठी साबित नहीं हुई। हमने तकरीबन कोई 4.5 साल 5 साल 2 मुख्तलिफ चैनल्स में साथ काम किया हुआ है और कभी भी कोई उनकी खबर को चैलेंज नहीं कर सकता। मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ, अगर बाबर सलीम की खबर मैं अपनी बात करूँगा तो लोग कहेंगे कि ये तो खुद नुमाई कर रहा है। तो बाबर सलीम की खबर अगर कभी झूठी साबित हो जाए तो मैं कहता हूं कि मुझे अगर कहेंगे सहाफ़त छोड़ दो तो मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा। मैं इतना वसूख के साथ उस पर ट्रस्ट भी करता हूं। और एक चीज़ आपके सामने, ये छोटी सी मामूली सी बात थी, CDR, वो आपके सामने साबित भी हुआ। इसके अलावा न जाने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा और कि मेरी सुबह मैंने जब इत्तलात ली सबसे पहले, तो उसमें मुझे बताया गया कि सिंध पुलिस की जो टीम है वो महकमा दाखिला पंजाब के ऑफिस पहुंच चुकी है और महकमा दाखिला पंजाब उनको जैसे ही इजाज़त देगा तो फिर जो रेलिवेंट पुलिस स्टेशन हैं, थाने हैं, जो मुतलका पुलिस स्टेशन और थाने हैं, जहाँ जहाँ मुमकिन तौर पर इनकी मौजूदगी, इन गैंग की मौजूदगी हो सकती है, वहाँ पर बाकायदा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, छापे मारे जाएंगे। और बाज़ जगहों पर मैंने पहले भी आपको बताया कि छापे मारे जा चुके हैं, कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया हुआ है। वो क्योंकि इसलिए कि वफाकी जो हुकूमत सलमान सूफी साहब थे, वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी, उनको लिखा गया था जिब्रान नासिर साहब की तरफ से। आपको याद होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि जिब्रान नासिर साहब ने जब उनको लिखा था, उसके बाद उन्होंने एक्टिविटी दिखाई और उसके बाद फिर गुज़िश्ता रात जब जिब्रान नासिर साहब ने उनका एक ट्वीट कोट करके उन्होंने जब शुक्रिया अदा किया, तो उसके जवाब में उन्होंने फिर जिब्रान नासिर साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने जो है, उन्होंने कहा कि जो मैं आपका जिब्रान नासिर साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, ये एक बहुत ही अहम मामला है और इस अहम मामले में आपने हमें जो है मालूमात हमसे शेयर की। और उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी और हुकूमत पाकिस्तान साथ मिलकर पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन पाकिस्तान बनाएंगे और पाकिस्तान एक मजबूत तरीन मुल्क होगा। क्योंकि सिविल सोसाइटी और ख़ास तौर पर, चूँकि वकालत में तो बहुत कम लोग जानते हैं कि जिब्रान नासिर कितना एक्टिव हैं, सिविल सोसाइटी या एक सोशल मीडिया या एक एक्टिविस्ट के तौर पर जिब्रान नासिर को बहुत सारे लोग जानते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने जिब्रान नासिर का शुक्रिया अदा किया कि आपने ये मालूमात शेयर की और हमने कार्रवाई का आगाज़ किया। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि हम भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द लड़की अपने वालिदैन के पास होगी और उसके बाद जो कानून के मुताबिक इन मुल्ज़मान के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है और वो कानून के मुताबिक होगी और जो हक और सच पर मबनी होगा वो आपके सामने होगा। हम कोशिश करते रहेंगे इस दौरान, जो भी इसमें मज़ीद प्रोग्रेस होती रहेगी, मज़ीद जो चीज़ें सामने आती रहेंगी वो आपके सामने रखेंगे। कभी भी आप सवाल हुआ करें तो बिल्कुल आप ज़रूर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, फेसबुक के इनबॉक्स पे भी कर सकते हैं, आप जो चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो मेरी मालूमात के मुताबिक होगा मैं वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन अब तक की जो मुसद्दिका इतलात है कि ज़हीर और दुआ जो है वो किसी की तहवील या हिरासत में नहीं आए, लेकिन जैसे ही अगर आएंगे तो आपके सामने हम कोशिश करेंगे। बर वक्त रखें, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में मेहदी अली काज़मी साहब, उनके ख़ानदान और जो जो आप समझते हैं आपकी दुआओं के मुस्तहिक़ हैं उनको ज़रूर दुआएं दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।